पादप और जंतु जगत में उपादान में सात झाड़ी तना वृक्ष में थे। वो बोल रहे कि है ना, वो फिलोसफर थे, इसलिए उनका नहीं माना। तो वो फर्स्ट नहीं, मतलब फर्स्टली उन्होंने वर्गीकरण किया था, लेकिन उन्होंने भी सही कहा है, फिलोसोफर थे तो किसी ने नहीं माना। मतलब देखो, वर्गीकरण करने की कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन मान्यता किसी को नहीं मिली। ना चार जगत को मिली, ना त्रिजगत को मिली, ना द्विजगत को मिली, ना एक जगत को मिली, किसी को नहीं मिली। वो तो पंच जगत को मिली, क्योंकि वास्तव में जो रियल वाला जो उन्होंने किया था ना, वो पंच जगत RH व्हिटेकर ने ही किया था, और वास्तविक वही था, और सही से किया उन्होंने एकदम। बिल्कुल जो जीव जिस कैटेगरी में रहने चाहिए थे, उसी कैटेगरी में उन्होंने उनको रखा, इसीलिए। ठीक है, अब कल अपन ने पढ़ा था कि पंच जगत प्रणाली जो है RH व्हिटेकर ने दी थी, है ना, और उन्होंने पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और किस आधार पर बांटा था? तो वो भी अपन ने देखा था, जैसे कि पोषण की विधि हो गई, है ना, इसके अलावा और जनन हो गया, ठीक है, और हाँ, जाति वृत्तीय संबंध हो गए। इस प्रकार से उन्होंने 5 जगत उन्होंने बनाए थे। अब यहाँ पर अपने को आज देखना है कि ये जो पंच जगत है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जीव जगत, जीव जगत, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपन यहाँ पर एक एक डब्बे में लिख लेते हैं अपने जो भी है। जैसे कि पहले सबसे पहला वाला कौन सा जगत है? मोनेरा, मोनेरा। फिर उसके बाद में अपना जो जगत आता है कौन सा? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर तीसरे नंबर का जो जगत आता है अपना, प्रोटिस्टा हो गया, और उसके बाद में फंजाई, फंजाई। उसके बाद में अपना आता है प्लांटी, प्लांटी। एंड लास्ट का जो है अपना कौन सा है? एनिमेलिया, एनिमेलिया, एनिमेलिया। 5 जगत हो गए, और एक तरफ हम इनके लिखेंगे लक्षण, ठीक है। इस तरफ हम इनके लिख लेंगे लक्षण, यहाँ पर इसका क्या क्या लक्षण है, ठीक है। तो RH व्हिटेकर ने 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब कल मैंने आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका भी पढ़ाई थी, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? केंद्रक झिल्ली नहीं हो, केंद्रिका नहीं हो, यानी कि उसका जो केंद्रक है वो आद्य प्रकार का है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यानी पुराना है, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसमें होती ही नहीं है, और जो सारी चीजें होती है ना, मतलब दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी कोशिका है जो पूरी तरह से डेवलप है ना, तो वो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। जितनी चीजें होनी चाहिए यूकैरियोटिक कोशिका में या किसी कोशिका में, वो सारी की सारी डाल दो, वो बन जाएगी अपनी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बेचारी भोली भाली पुराने टाइप की, है ना, उसके पास में कुछ है नहीं, ना केंद्रक झिल्ली है, ना केंद्रिका है, ना जो है झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है ना, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उसके अंदर नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रदवी जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गए, ऐसे बहुत सारे कोशिकांग उसमें नहीं है तो केवल क्या? राइबोसोम, और वो भी किस प्रकार का? 70 इस प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारी अच्छी चीजें डाल दो, सब कुछ जो भी है, कोशिका केंद्रक झिल्ली हो गया, केंद्रिका हो गई, है ना, और कोशिका आबद्ध कोशिकांग, सॉरी, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हो गए। इसके अलावा राइबोसोम भी अच्छा खासा दिया है, उसको 80 इस प्रकार का दिया है, ठीक है। तो सारी चीजें उसमें होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर अपन लक्षण जो पढ़ेंगे, लक्षण में पढ़ेंगे, पहला लक्षण पढ़ेंगे हम कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार, यानी कि कौन से जगत में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं भाई मोनेरा की। तो मोनेरा के अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो कौन सी है भैया? मोनेरा के अंदर जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी है? यहाँ पर मोनेरा के अंदर जो कोशिका है ना, वो कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। अरे भगवान, मैं कलर से परेशान हूँ यार, क्या करूँ, ब्लैक ही ले लूं? चलो कोई नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो फिर ये किस प्रकार की कोशिका है, समझ में आ गया। अब बाकी जितनी भी बची है, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो,
चारों ही प्रकार की जो भी ये चारों ही जगत जो है इसमें कौन सी कोशिका होगी, यूकेरियोटिक कोशिका। केवल इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कितना आसान है ना। उसके बाद में चाहे आपको कुछ भी दो, है ना, चाहे अब इनके एग्जाम्पल भी अगर दे दे आपको, है ना, जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे जाकर अपन, तो एग्जाम्पल भी दे दिए तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपने को तो पता है कि भाई ये यूकेरियोटिक है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, इस जगत का नाम याद रखना है, इसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया है। तो बैक्टीरिया वैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारा क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका है। आगे चलकर अपन इसी के आधार पर भी इसमें और भी अंतर देखेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है प्रोटिस्टा वो भी कैसा है, यूकेरियोटिक है। फंजाई भी कैसा है, यूकेरियोटिक है। ठीक है, और प्लांटी भी कैसा है, यूकेरियोटिक है। और हम तो यूकेरियोटिक है ही भाई, एनिमल में हमें रखा गया तो हम तो यूकेरियोटिक है ही, हम तो सबसे डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे यूकेरियोटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसका जो लक्षण है वो है कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति, कि किसी के अंदर कोशिका भित्ति होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो फिर वो किसकी बनी होगी, है ना। कोशिका भित्ति जानते हो, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर या बहुत सारे, अच्छा एनिमल्स में तो ज्यादातर नहीं होती, एनिमल्स में तो होती नहीं है, वैसे बड़े बड़े एनिमल्स जीव जंतुओं में तो होती नहीं है, लेकिन कुछ जीवों के अंदर, कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर अगर हम बात करें तो कोशिका के बाहर एक आवरण होता है जिसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। उस कोशिका के झिल्ली के बाहर भी एक बहुत ही कठोर आवरण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब वो कोशिका भित्ति किसमें है और किसमें नहीं है, पहला चीज तो अपने को वो देखना है। फिर दूसरी चीज देखनी है कि अगर वो है तो फिर वो किसकी बनी हुई है। देखो, कोशिका झिल्ली हमेशा ही सभी के अंदर किसकी बनी होगी, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, उसमें तो कोई वेरिएशन है ही नहीं, सभी में एक जैसी होती है। लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर आती है विभिन्नताएं। अगर किसी में कोशिका भित्ति है तो वो आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति बनी होती है ना, किसी में काइटिन की बनी होती है, किसी में सेलुलोज की बनी होती है, और भी अपन अंतर देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो मोनेरा जगत जो है उसमें भी, मोनेरा जगत के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती लेकिन कुछ में पाई जाती है, बहुत ज्यादातर अधिकांश में पाई जाती है बस। ठीक है, तो कोशिका भित्ति तो उसमें होती है, तो फिर कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, ये बात आती है ना। अगर है तो फिर किसकी बनी है, तो कोशिका भित्ति जो है, पहली चीज तो इसमें ध्यान रखना कि ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। सेलुलोज ऑप्शन में आ जाए गलत कर देना है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। कई बार बच्चों को ध्यान में ये रहता है क्योंकि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो ज्यादातर दिमाग में यही होता है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसकी हम बात करें मोनेरा की, मोनेरा में कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। तो फिर ये किसकी बनी हुई है, तो ये बनी हुई है पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, किस किस की, एक तो बनी हुई है पॉलीसेकेराइड की, तो है नहीं यहाँ पे, एक तो बनी हुई है पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, प्लस अमीनो अम्ल की। किसकी, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो अम्ल की। ठीक है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की बनी हुई है। दूसरी बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो कोशिका भित्ति है कुछ जीवों के अंदर उपस्थित होती है, कुछ में ही उपस्थित होगी, ज्यादा में वो उपस्थित होती नहीं है, तो अपन ये लिख लेते हैं कुछ में उपस्थित। और अब ये है कि भाई कुछ में उपस्थित है तो वो किसकी बनी हुई है, वो जब हम एक पर्टिकुलर पूरे एक जीव को पढ़ेंगे ना, जैसे यूग्लिना, जैसे जो भी पैरामीशियम है, उन स्पेशली उनको पढ़ेंगे ना तब उसमें बात करेंगे। पर तो यहाँ पर भी सिर्फ मैं ये लिख रही हूँ कुछ में उपस्थित। ठीक है, कुछ में प्रेजेंट या उपस्थित। ठीक है, फंजाई की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। फंजाई का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फंजाई यानी कि आपने नाम सुना होगा फफूंद का, फफूंद ही एक प्रकार की फंजाई है। ठीक है, इसको हिंदी में अपन कवक भी बोलते हैं। तो कवक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, इसका आंसर है हाँ, पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो बनी किसकी होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसके अंदर कोशिका भित्ति है, अगर वो पाई जा रही है तो फिर वो किसकी बनी हुई है भैया, वो बनी हुई है काइटिन की। किसकी बनी हुई है, काइटिन की। क से कवक, क से काइटिन, समझ में आएगी बात। तो ये जो होती है ना, ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई। ठीक है, काइटिन की बनी हुई। ठीक है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है फंजाई के अंदर वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी यानी कि सारे पेड़ पौधे जिसमें रखे गए हो, क्या इसमें कोशिका भित्ति होती है क्या, बिल्कुल होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
प्लांटी के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब हम बात करते हैं एनिमेलिया की। तो क्या एनिमेलिया में यानी जंतु जगत में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, तो फिर तो बनने का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट इसका अपन देखते हैं कि भैया केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं। केंद्रक झिल्ली है ना, अब तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा अगर तुम्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अच्छे से पता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि बताओ किसमें केंद्रक झिल्ली होगी और किसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, ये केंद्रक झिल्ली की बात करें। अब कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक, क्या इसमें केंद्रक झिल्ली होगी, क्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूं अनुपस्थित। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें, क्या केंद्रक झिल्ली होगी, क्या होगी, फंजाई में होगी, प्लांटी में होगी, एनिमेलिया में होगी। अरे भैया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, इसीलिए तो कल पढ़ाई थी मैंने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली होगी। तो इन सभी में, बाकी सभी, इसी में सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर केवल ये अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। बाकी सभी के अंदर, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है ना, तो इसमें भी केंद्रक झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होगी। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, उपस्थित होगी, इसमें भी उपस्थित होगी और इसमें तो होगी ही होगी। ठीक है, होगी होगी क्या, फिर से सभी में होती है ना, बाकी सभी में होती है, उपस्थित होती है। अब बताओ अगर हम यहाँ पर इसके अलावा केंद्रिका की बात करें तो बताओ केंद्रिका होगी कि नहीं होगी, केंद्रिका देखो इसकी बात करते हैं, केंद्रिका क्या इसमें होगी, क्या नहीं होगी, बाकी में होगी। ठीक है, केंद्रिका की बात कर ली। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं काय संरचना की। काय संरचना, देखो काय संरचना यानी कि इनका जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है। काय यानी कि बॉडी, शरीर, और संरचना यानी कि इनकी जो शरीर की संरचना है वो कैसी है, किससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, काय संरचना की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का, अगर वो सजीव है तो वो कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या नॉर्मली ये होता ही है कि कोशिकाएं जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंगतंत्र बनाते हैं, और अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस सभी बच्चों को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बहुत सारे जीवों का शरीर जो होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कोशिका के आधार पर जीवों का शरीर दो प्रकार का हो सकता है, या कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है या एक ही कोशिका से बना होता है, और बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, अब बहुकोशिकीय जीव भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जीवों में कोशिकाओं ने मिलकर केवल उत्तक बनाए हो, यानी कि उनका शरीर उत्तक तक ही सीमित हो, है ना, उनमें अंग नहीं बने हो, केवल उत्तक ही उनमें पाए जाते हो। ठीक है, ये अपन जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे ना, ठीक है, उसमें पूरा जगत के बारे में, सारे जो अपने एनिमेलिया जगत है ना, जंतु जगत, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक फाइलम को लेकर पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ जीवों के अंदर हो सकता है कि कोशिकाओं ने मिलकर केवल उत्तक बनाए हो, आगे कुछ हुआ ही नहीं, तो उत्तक स्तर का शरीर हो उसका। कुछ जीवों में हो सकता है कि उत्तक मिलकर अंग भी बना देते हो, तो या अंग स्तर का ही उनका शरीर हो। या कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें अंग मिलकर अंगतंत्र, पूरा अंगतंत्र डेवलपमेंट जिनके अंदर हो चुका हो, यानी जैसे हमारे अंदर है कि नहीं, अंगतंत्र है ना, सारे अंगतंत्र हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर अंगों ने मिलकर अंगतंत्र बना दिए हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो इस प्रकार के स्तर के आधार पर भी जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं काय संरचना की, तो प्रोटिस्टा की ध्यान रखना, प्रोटिस्टा की जो काय संरचना होती है वो कैसी होती है, कोशिकीय प्रकार। कोशिकीय का मतलब समझते हो, इनका शरीर केवल कोशिका तक ही सीमित है, कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक नहीं बनाए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये एक कोशिकीय जीव, समझ में आ रही बात, ये एक कोशिकीय जीव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोशिकाएं अगर उत्तक नहीं बनाएगी तो वो एक कोशिकीय ही रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे जाकर हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल कोशिकाएं होती तो है, खूब सारी कोशिकाएं होती है, बहुकोशिकीय जीव है, वो एनिमेलिया में रखा गया है, लेकिन फिर भी कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बनाती है, ऐसा होता है पोरीफेरा के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये एक कोशिकीय ही रहेंगे,
क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम अपनी नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो इनकी काय संरचना जो है वो कोशिकीय प्रकार की होती है। फिर देखो, अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा भी कैसे होंगे? कोशिकीय प्रकार के होंगे। कोशिकीय यानी कि इनका शरीर भी केवल कोशिका से मिलकर बना है या कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहें कि भाई फंजाई जो है, तो फंजाई जो है वो बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब समझते हो? बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसमें, बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन लेकिन इसके अलावा इसके अंदर अदृढ़ उत्तक भी पाए जा सकते हैं। अदृढ़ उत्तक, अदृढ़ उत्तक का मतलब यानी कि पूरी तरह से दृढ़ नहीं है ना? कैसे समझूं मैं आपको कि सघनता से बंधे हुए नहीं है ना? अदृढ़ है, बहुत ढीले ढाले से उत्तक बंधे हुए हैं इसके अंदर। तो बहुकोशिकीय हो सकता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बन सकता है, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? अदृढ़ उत्तक वाले हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें प्लांटी की, तो ये देखो इसके अंदर उत्तक हो सकते हैं, उत्तक स्तर का शरीर हो सकता है इनका, है ना? इसके अलावा अंग स्तर का शरीर हो सकता है इनका, यानी कि इनके अंदर अंग भी हो सकते हैं, उत्तक भी हो सकते हैं, अंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का इनका शरीर हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एनीमेलिया की, तो एनीमेलिया के अंदर जो जीव आएंगे, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग सभी एनीमेलिया में ही आते हैं, कोर्डेटा के अंदर। और भी बहुत सारे जीव हैं, हम लोग ही नहीं है। 11 फाइलम है टोटल, अपने को पढ़ने भी है, पोरिफेरा, अनाइडिडिया, टिनोफोरा, ऐसे बहुत सारे जीव है। तो वो सारे जो जीव हैं उनका शरीर कैसा होता है? तो इनका शरीर जो है, हो सकता है कि वो उत्तक स्तर का हो सकता है कि वो अंग स्तर का हो, और हो सकता है कि वो अंग तंत्र स्तर का हो। अंग तंत्र स्तर का, समझ में आ रही बात? उत्तक, अंग और अंग तंत्र ये भी हो सकते हैं। अलग अलग फाइलम में अलग अपन पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं पोषण की क्रियाविधि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? पोषण की विधि, है ना? पोषण की विधि। तो पोषण की विधि जो है, यानी कि ये अपना खाना कैसे खाते हैं? भूख तो लगती होगी इनको बेचारों को, है ना? खाना कैसे खाते हैं, पोषण कैसे करते हैं? तो देखो, मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो होते हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, और वह विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हो? खुद बनाते हो, स्वयं ही बनाते हो अपना भोजन। ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्वपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन दूसरों से लेते हो। तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, ये विषमपोषी भी हो सकते हैं। अब मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि स्वपोषी जो होते हैं, अच्छा एग्रीकल्चर वालों को पढ़ाया था, स्वपोषी जो होते हैं, हाँ उनके एक टॉपिक चल रहा है ऐसे। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब वो कैसे क्रियाविधि के द्वारा बनाएंगे? हो सकता है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हो। अगर जिसमें क्लोरोफिल है तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, है ना? क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो फिर और दूसरों से भी भोजन नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? रसायन होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, तो उन रसायनों का उपयोग करके भी वो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन बना तो खुद ही रहे ना, तो मतलब वो कैसे हो गए? स्वपोषी हो गए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है जो जीव अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, उनको अपन कहते हैं विषमपोषी। अब विषमपोषी भी किस किस प्रकार से अपना जीव ले सॉरी किस किस प्रकार से अपना भोजन ले सकते हैं? तो देखो, कुछ तो होते हैं कैसे? परजीवी प्रकार के। परजीवी का मतलब किसी के शरीर के या तो चिपक कर या शरीर के अंदर रहकर भोजन लेना, परजीविता कहलाती है। कुछ मृतोपजीवी भी जीव होते हैं, यानी कि जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हों। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये है, ये इसी के अंदर है, मतलब कि ये जो इनके अंदर जो पाई जा रही है पोषण की विधि, इस पोषण की विधि की अगर बात करें तो ये स्वपोषी भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी भी हो सकते हैं, और यह विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी भी होते हैं और ये विषमपोषी भी होते हैं, यानी दोनों ही प्रकार का ये भोजन करते हैं। अगर इनके पास में क्लोरोफिल है, अगर इनके पास में रसायन है, तो ये भोजन खुद बना लेंगे, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये दूसरों से भोजन लेंगे, मतलब ये विषमपोषी प्रकार के होंगे। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, है ना? नोट्स में उतरवा दूंगी। स्वपोषी जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये स्वपोषी जो है, यानी कि एक तो ये प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, और एक ये रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। विषमपोषी के अंदर ये परजीवी भी होते हैं, और ये कैसे हो सकते हैं? मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं ना, प्रोटिस्टा आप पढ़ोगे आगे जाकर यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल होता है, तब तो वो क्या करता है? अच्छा क्लोरोफिल है
तो प्रकाश अगर मिलेगा सूर्य का प्रकाश तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। जब उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तब वो क्या करता है, तब वो दूसरे जीवों को मारकर खाने लग जाता है, यानी दोनों प्रकार का पोषण करता है। वो आता किसमें है, प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और इसके अलावा ये परपोषी यानी कि विषमपोषी प्रकार के भी होते हैं, ठीक है ना। तो परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी में कौन से होंगे, तो स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, तो प्रकाश संश्लेषी होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई कैसे होते हैं बताओ, फंजाई कभी भी देखा होगा आपने, रोटियों पे लग जाती है, अचार पे लग जाती है ना, किसी पे भी लग जाती है, मतलब वो दूसरों से भोजन ले रही, वरना वो उनके ऊपर क्यों बैठती है ना। या फिर आपने देखा होगा बहुत बार गंदगी में भी बहुत सारी फंजाई उग जाती है, मशरूम वगैरह, कुछ अच्छी मशरूम भी होती है जिनसे अपन प्रोटीन वगैरह लेते हैं, है ना। तो ये जो है ना फंजाई पूरी तरह से ये कैसी है, विषमपोषी है, विषमपोषी। और विषमपोषी के अंदर भी ये देखो ध्यान से सुना, विषमपोषी के अंदर भी ये सबसे स्पेशली ये मृतोपजीवी होती है। मृतोपजीवी यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेने का काम करती है। इसके अलावा परजीवी भी हो सकती है, विषमपोषी के अंदर ये परजीवी और मृतोपजीवी दोनों प्रकार की हो सकती है। अब बताओ प्लांटी कैसा होगा, प्लांटी यानी कि पेड़ पौधे, ये तो स्वपोषी होते हैं, ये तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इनमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और एनिमेलिया की बात करें तो ये कैसे होंगे, ये विषमपोषी होंगे। विषमपोषी का मतलब अपना भोजन दूसरों से ले सकते हैं, अपना भोजन दूसरों से जो लेते हैं। अच्छा, विषमपोषी के अंदर भी इनमें भी वैरायटी है खूब सारी, ये परजीवी भी हो सकते हैं, किसी के शरीर से चिपक कर भोजन लेना या किसी के शरीर के अंदर रहकर भोजन लेना, ठीक है। और इसके अलावा जो है और परजीवी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि मृतोपजीवी भी होते हों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भोजन लेते हैं, अपना दूसरों से लेते हैं, कुल मिला के ये विषमपोषी होते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रजनन की विधि, है ना, प्रजनन कल बताया था ना, जनन, जनन का मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा करना, है ना। प्रजनन की विधि, प्रजनन जो होता है इनके अंदर, प्रजनन किसमें किसमें कैसा कैसे होता है, प्रजनन यानी कि अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन जो है इनके अंदर किन किन विधियों के द्वारा होता है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझना। प्रजनन की अगर हम बात करें मोनेरा जगत की, तो मोनेरा जगत में जो प्रजनन होता है वो संयुग्मन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, संयुग्मन के द्वारा। अब संयुग्मन का मतलब क्या होता है, संयुग्मन मतलब देखो ये एक प्रकार की यूं समझ सकते हैं, ये एक अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें होता क्या है, जिसमें समझ लो, ऐसा समझ लो कि दो जो जीव है, दो जीव, जैसे ये दो जीव है, ये दो जीव क्या आएंगे, आपस में संपर्क में आएंगे, ठीक है। आपस में संपर्क में आएंगे, फिर क्या होगा, इनके बीच में एक नलिका बनेगी, ठीक है। दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ नलिका बनेगी, जिसे अपन कहते हैं संयुग्मी नलिका कह सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका जेनेटिक पदार्थ इसमें चला जाएगा, इसका जेनेटिक पदार्थ इसमें, यानी केंद्रकों का आदान प्रदान होता है, और उसके बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जो है ये नए जीव को उत्पन्न करते हैं, इसे कहते हैं संयुग्मन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, यानी कि मोनेरा जगत में कौन सी विधि जो है पाई जाती है, संयुग्मन पाई जाती है, ठीक है। संयुग्मन द्वारा ये जनन की क्रिया करते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी संयुग्मन द्वारा क्रिया करते हैं, संयुग्मन इनके अंदर भी पाया जाता है, यानी कि इनके अंदर भी इसी प्रकार से होता है। और इसके अलावा ध्यान रखना कि इनके अंदर युग्मक संलयन भी होता है, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब युग्मक मिलते हैं, यानी कि एक प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया, युग्मक मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो निषेचन हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। अच्छा, फंजाई के अंदर तो बिल्कुल निषेचन से होता है, निषेचन से होता है ना। कुछ में अलैंगिक जनन भी होता है, लेकिन स्पेशली निषेचन से होता है। प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी के अंदर भी निषेचन पाया जाता है, निषेचन यानी युग्मकों का मिलना, युग्मक मिलेंगे, कल बताया था युग्मक मिलेंगे, फिर युग्मनज बनाएंगे उसी तरह से, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर तो होता ही है निषेचन, सारी एडवांस चीजें जो है वो एनिमेलिया के अंदर डाल निषेचन के द्वारा जनन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की, भाई किसके अंदर क्या क्या उदाहरण पाए जाते हैं। तो इनके उदाहरण की बात करते हैं तो देखो, बाकी तो ये सारा पढ़ भी लेंगे तो मतलब क्या निकलेगा, अपने को पता ही नहीं कौन सा जीव किसमें, नाम तो सुने हुए हैं पर हमें नहीं पता कि किस जीव को किसमें डाला गया है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो देखो इसमें सारे बैक्टीरिया को रख लो, जीवाणु, जीवाणु हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल का, नील हरित शैवाल, नाम तो क्या रहा, शैवाल। शैवाल को देख के लगता है कि यार ये तो ना एल्गी है, और शैवाल को तो हम प्लांटी के अंदर रखते हैं, लेकिन ये शैवाल, ये शैवाल नहीं है, ये नील हरित शैवाल है।
जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो नील हरित शैवाल को भी इसी के अंदर रखा गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे अपन कहते हैं, है ना, नील हरित शैवाल। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपने नाम सुना होगा माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, है ना। और माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, लेकिन इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर, तो इसमें डाइएटम्स इनके बारे में स्पेशली जब हम इनको पढ़ेंगे ना तो खूब सारे एग्जांपल वैसे लिखवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा डाइनोफ्लेजिलेट, इस तरह से बहुत सारे इसमें प्रोटोजोआ वगैरह सारे एग्जांपल आ जाते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, इसके अलावा फाइकोमाइसिटीज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। और प्लांटी की तो क्या बात करनी, पेड़ पौधे, और उसमें सारे के सारे जंतु आ जाते हैं। इनको तो स्पेशली एक एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा प्लांटी का और एनिमेलिया का। सेकंड चैप्टर जो है ना उसमें अपने को खास खास चीज क्या पढ़नी, एक तो पढ़ना मोनेरा, एक पढ़ना है प्रोटिस्टा, और एक अपने को थोड़ा बहुत फंजाई के बारे में। ये अपने को पढ़ना है किसमें, सेकंड वाले चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में अपन पूरा कवर करेंगे प्लांटी को। ठीक है, उसमें सारे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सारा आएंगे। और फिर इस चौथे चैप्टर के अंदर अपने को कवर करना है एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत को। ठीक है, जंतु जगत को कवर करना है। तो ये बस इतना ही है इसके अंदर। आप इसके नोट्स बना लो इसमें से। एक मिनट।